नमस्कार। एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है राष्ट्रपति। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, किसी भी एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हों, पॉलिटिकल साइंस का ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अक्सर आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या सभी तरह के एग्ज़ाम में आपसे राष्ट्रपति को लेकर किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज राष्ट्रपति के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों पर आपको डिटेल में पूरी तरह से चीज़ें समझाई जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखें, भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, यहाँ ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का भाग जो 5 है उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का जिक्र किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। अब ये जो संघ की कार्यपालिका है, पूरे देश के लिए जो कार्यपालिका का काम करती है, उसमें कौन कौन शामिल हैं? उसमें राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी को शामिल किया जाता है। यानी कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, ये सभी लोग संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं और पूरे देश के लिए कार्यपालिका का कार्य करते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 53 में, आर्टिकल याद रखिएगा आप, अनुच्छेद 53 ये कहता है, भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 53 ये कहता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। कहने का अर्थ यह है कि भारत की जो संघ के लिए, पूरे देश के लिए जो कार्यपालिका का काम कर रही है, उसकी जो शक्तियां हैं वो पूरी की पूरी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो ये अनुच्छेद 53 कहता है। इसके बाद देखें, राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएं होना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में कुछ योग्यताओं का जिक्र किया गया है। यदि व्यक्ति के पास वो योग्यताएं होती हैं, वो निर्धारित योग्यताएं होती हैं किसी व्यक्ति के पास, तो वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होता है और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो जिक्र करते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में कौन कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। देखें, सबसे पहला जो योग्यता का कॉलम है उसमें जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी उम्मीदवार बनना चाहता है राष्ट्रपति के लिए, उसको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। यदि भारत का नागरिक नहीं होगा तो राष्ट्रपति पद के लिए वो एलिजिबल नहीं है, वो योग्य नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा सिर्फ वही राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होगा, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ पाएगा। ऐसा अनुच्छेद 58 में कहा गया है। इसके बाद अगली जो योग्यता है वो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी 35 वर्ष की आयु यदि कोई व्यक्ति पूरी कर लेता है, पूरी कर चुका है, तो वह राष्ट्रपति पद के लिए पूरी तरह से योग्य है और राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। अगली योग्यता यह कहती है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, बनने के लिए जो योग्यताएं हैं, वो सारी योग्यताएं उस व्यक्ति में होने चाहिए। यानी पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। अब ये लाभ का पद क्या है? देखें, अंत में ये कहा गया है कि संघ या राज्य सरकार में या किसी स्थानीय प्राधिकरण में या सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या है? लाभ के पद में वर्तमान समय में यदि कोई राष्ट्रपति है और वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है दोबारा से, तो इसे हम लाभ का पद नहीं मान सकते। साथ ही साथ यदि कोई उपराष्ट्रपति है और वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति के तौर पर वो कार्य कर रहा है और राष्ट्रपति के चुनावों में उम्मीदवार बनना चाहता है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वो योग्य है, इसे लाभ का पद नहीं माना गया है। साथ ही साथ राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं या सेंटर गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हें लाभ का पद नहीं माना गया है। तो कहने वाली बात यह है, आप ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति, वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति कार्य कर रहे हैं वो, उपराष्ट्रपति के पद पर जो कार्य कर रहे हैं वो, राज्यों के जो राज्यपाल के पद पर कार्य कर रहे हैं वो, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट के पदों पर जो मंत्री कार्य कर रहे हैं, इन सभी पदों को लाभ के पद से
बाहर रखा गया है, लाभ के पद के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये सभी योग्यताएं किसी भी व्यक्ति में होनी चाहिए जिसे राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हैं। उसमें अगर ये निर्धारित योग्यताएं हैं तो वो राष्ट्रपति पद के लिए पूर्ण रूप से योग्य है और वो राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ और कंडीशंस भी हैं। राष्ट्रपति चुनावों के लिए जब नामांकन होता है तो उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यदि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में खड़ा होना चाहता है, 50 प्रस्तावक नहीं है, 50 अनुमोदक नहीं है, संख्या प्रस्तावकों की और अनुमोदकों की कम है, तो ऐसी स्थिति में वो चुनाव नहीं लड़ सकता, नामांकन नहीं करा सकता अपना। यदि नामांकन कराना है तो ऐसी स्थिति में कम से कम उम्मीदवार के पास 50 प्रस्तावक हों और 50 अनुमोदक हों। यदि ऐसा है तो वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन करा सकता है। नामांकन करा लिया, चुनाव भी हो गए। अब चुनाव में यदि जितने वोट डाले गए हैं, जितने मत पड़े हैं, उसका 1/6 भाग यदि कोई उम्मीदवार नहीं प्राप्त कर पाता, यदि कोई उम्मीदवार टोटल जितने वोट राष्ट्रपति पद के लिए पड़े हैं, जितने मत पड़े हैं, उनका 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो जमानत राशि है वो चुनाव आयोग के द्वारा जब्त कर ली जाती है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति का कोई कार्यकाल जो है जब धारण कर लेता है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर जब बन जाता है, तो उस समय से लेकर, जब भी वो राष्ट्रपति बना है उस समय से लेकर 5 साल तक, पूरे 5 वर्ष तक वह अपने पद पर रह सकता है। लेकिन अनुच्छेद 56 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 ये कहता है कि जब तक कोई उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, तब तक वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है। यानी अनुच्छेद 56 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 वर्ष है और वो 5 वर्ष का टाइम भी पूरा हो चुका है, दूसरा राष्ट्रपति जिसका चुनाव हुआ है वो पद पर अभी नहीं आ पाया है, पद पर नियुक्त नहीं हो पाया, तब तक वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो पद पर बना रहेगा। यदि 6 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं होते हैं किसी कारण से, और उस समय पर ये एक गैप ना आ जाए, राजअंतराल ना आ जाए, इस गैप से बचने के लिए, इस तरह की पोजीशन से बचने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष जरूर है, लेकिन राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक अगला राष्ट्रपति उस पद को ग्रहण ना कर ले। इसके बाद राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, वो निर्वाचन अनुच्छेद 54 में एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 54 है वो राष्ट्रपति के चुनावों के लिए एक निर्वाचन मंडल की बात करता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल करेगा। और उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा? देखें, सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, इनके जितने चुने गए सदस्य हैं, ये निर्वाचित सदस्यों का जिक्र किया जा रहा है, ध्यान रखिए। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो हैं राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, उसके निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। जितने भी राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो राष्ट्रपति के चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं करते, राष्ट्रपति के चुनावों में भाग नहीं लेते हैं। ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 कहता है। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में और भी लोग शामिल होते हैं। उनमें राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो बाहर हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन से। उनमें राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मनोनीत सदस्य। यानी संसद के जो दोनों सदन हैं उनके निर्वाचित सदस्य और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं।
इसके बाद अनुच्छेद 54 एक तीसरे प्रकार के सदस्यों की भी बात करता है, यानी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं। भारत में संसद के दोनों जो सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, इनके निर्वाचित सदस्य, जितने राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, मत डालने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में व्यवस्था की गई है। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन मंडल था। उम्मीद कर रहा हूँ कि निर्वाचन मंडल के बारे में अनुच्छेद 54 में जो जिक्र किया गया है वो आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव करने वाला एक मंडल होता है कि राष्ट्रपति के चुनावों में कौन कौन वोट डालेगा। इसमें 3 तरह के लोग शामिल हैं। पहला, संसद के जो दोनों सदन हैं उनके निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के जो वोट होते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन जो होते हैं उसमें वोट डालने का काम करते हैं। इसके अलावा राज्य जितने हैं भारत के अंदर, उनकी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वोट डालते हैं। साथ ही साथ जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और वोट डालते हैं। यहाँ तीनों जगह से जो मनोनीत सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया से, वोट डालने की प्रक्रिया से, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर, निर्वाचन मंडल को लेकर अक्सर किसी ना किसी एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। कई बार तो डायरेक्ट ही आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो आप यहाँ ये बात ध्यान रखिए। आपको आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, कौन कौन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखें, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस तरीके से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और इसमें जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके विधायकों के मतों का एक मूल्य निकाल लिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, राज्य की जो कुल जनसंख्या है, देखिए आप ध्यान देंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो राज्य की कुल जनसंख्या है इसे विधानसभा के जो निर्वाचित कुल सदस्य हैं इससे भाग कर दिया जाता है और उसे 1/1000 से गुणा कर दिया जाता है और जो वैल्यू आती है वो एक विधायक के मत का मूल्य कहलाता है। एक विधायक के मत का मूल्य कहलाता है। इसके बाद एक सांसद जो होता है, एक संसद का जो सदस्य होता है, उसके मतों का भी मूल्य निकाला जाता है। उसके मतों का मूल्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। देखें, सभी राज्यों के जो विधायकों के मतों का मूल्य होता है उन्हें प्लस कर लिया जाता है और संसद के निर्वाचित सदस्यों की जो कुल संख्या होती है उतने सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से उसे भाग कर दिया जाता है और फिर जो वैल्यू आती है उसे हम एक सांसद के मत का मूल्य कहते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उन्हें एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है विजयी घोषित होने के लिए। विजय प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। निश्चित मतों के भाग को कैसे निकालते हैं, जितने भी वैलिड वोट पड़े हैं, कुल वैध मत, उसे भाग किया जाता है जितने लोगों का चुनाव हो रहा है। यहाँ देखिए भाग किससे कर रहे हैं हम, 1+1 से। 1+1 का मतलब यहाँ कुल वैध मत, इसे भाग किया जाता है 1+1 से। यानी हमारे यहाँ राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो एक राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, यानी एक सदस्य का चुनाव होना है, एक राष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो एक राष्ट्रपति प्लस उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है। जितने उम्मीदवार की संख्या है उसमें एक ऐड कर दिया जाता है, जितने विजयी होने हैं उसमें से एक एक्स्ट्रा ऐड होना है। यानी हमारे यहाँ यदि राष्ट्रपति का चुनाव होना है तो एक राष्ट्रपति हमारे यहाँ बनेंगे और उसमें एक
ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद उसमें एक और ऐड किया जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी उतने वोट किसी भी उम्मीदवार को विजयी घोषित होने के लिए प्राप्त करने होंगे। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है उसके द्वारा होता है। और इस प्रणाली का जिक्र कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, चुनने का जो उसका तरीका होगा, वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में जिक्र किया गया है। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में कहा गया है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, उसमें तरीके का वर्णन किया गया है, ऐसा अनुच्छेद 55 में जिक्र किया गया है। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद राष्ट्रपति के इलेक्शन के समय क्या होता है, इलेक्शन का जब टाइम आता है तो हर निर्वाचक मंडल का जो सदस्य होता है, निर्वाचक मंडल में हम जिक्र कर चुके हैं कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, वो सब वोट डालने आते हैं। उन्हें एक मत पत्र दिया जाता है, बैलेट पेपर दे दिया जाता है और बैलेट पेपर में वोट डालते समय ये प्रत्येक सदस्य क्या करता है, जितने उम्मीदवार खड़े हैं, मान लीजिए 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं, तो तीनों उम्मीदवारों के सामने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की प्रेफरेंस दे सकते हैं। यानी उम्मीदवार मान लीजिए एक्स है, किसी की प्रेफरेंस 1 बनती है, वो ये चाहता है कि मेरी चॉइस तो मिस्टर एक्स जो हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस पर आए, मेरे हिसाब से उन्हें राष्ट्रपति बनना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो बाकी के 2 कैंडिडेट बचे, उन दोनों में से अब वरीयता किसे देंगे, अब वो किसे चाहते हैं उन दोनों में से प्रेफरेंस देना कि यदि फर्स्ट नहीं बनते तो सेकंड नंबर पर कौन बनेंगे, सेकंड नंबर पर अपनी प्रेफरेंस दे देंगे मिस्टर वाई को। इसके बाद मिस्टर जेड हैं तो उन्हें वो प्रेफरेंस दे देंगे थर्ड नंबर की। तो जो निर्वाचक मंडल होता है उसे एक बैलेट पेपर दिया जाता है, मतपत्र दिया जाता है और वोट डालते समय ये जितने भी सदस्य होते हैं ये उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता दे देते हैं, 1, 2, 3 के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस दे देते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा उन्हें उम्मीदवार जो लग रहा है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य लग रहा है, उसे वोट डालते हैं 1 में। फिर उससे कम प्रेफरेंस जिसे देते हैं उसे 2 में डाल देते हैं। फिर उससे कम की प्रेफरेंस जिसे देते हैं वो 3 में डाल देते हैं। तो ये वरीयता क्रम में वोट डाल दिया जाता है। अब बात आती है वोटों की गिनती की। फर्स्ट राउंड की वोटिंग की गणना होती है, मतों की गणना होती है। और मैंने जैसा कि आप लोगों को एक फॉर्मूला बता दिया था कि हर उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है और उस कोटे में जितने भी वैलिड वोट पड़े हैं वो उसे भाग किया जाता है। जितने उम्मीदवारों का चुनाव होना है, यानी राष्ट्रपति पद पर एक व्यक्ति का चुनाव होना है तो 1 प्लस उसमें 1 और ऐड किया जाता है, यानी नीचे भाग करते समय कुल वैध मतों को 2 से भाग करते हैं और उसके बाद जो संख्या आती है उसमें 1 प्लस कर देते हैं तो वो निश्चित कोटा हो जाता है। उस कोटे को प्राप्त करने तक मतों की गणना होती है। और फर्स्ट चरण में क्या होता है, फर्स्ट चरण में जो मतों की गणना होती है, यदि कोई जो उम्मीदवार है, जो व्यक्ति खड़ा हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव में, उसे निर्धारित कोटा फर्स्ट चरण में मिल गया है काउंटिंग में, तो ठीक है, उसे उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। नहीं अगर प्राप्त कर पाता तो यहाँ थोड़ी टिपिकल तरीका इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पर मतों के स्थानांतरण की, ट्रांसफ़र करने की, वोटों को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब देखें, ध्यान से देखिएगा कि ये जो वोटों को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया है वो कैसे अपनाई जाती है। अब फर्स्ट जो वरीयता के न्यूनतम जो मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार है, मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि मिस्टर एक्स, वाई और जेड 3 उम्मीदवार हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं। इसमें मिस्टर जेड को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट प्राप्त हुए तो मिस्टर जेड को बाहर निकाल दिया जाएगा अगले राउंड की वोटिंग से और इनके फर्स्ट जो वरीयता है
इसको मतों को कैंसिल करके सेकंड जो इसकी प्रेफरेंस दी गई है, इनको मिस्टर जेड को जो सेकंड प्रेफरेंस के वोट पड़े हैं, उन सारे सेकंड वोटों के प्रेफरेंस को मिस्टर एक्स और वाई के अंदर बांट दिया जाएगा, स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, वोटों की काउंटिंग, इस मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को अपनाकर तब तक की जाती है जब तक राष्ट्रपति के उम्मीदवारों में से कोई एक निर्धारित कोटा प्राप्त ना कर ले, जितना कि जीतने के लिए आवश्यक है, जैसा कि मैंने फॉर्मूले में आप लोगों को बताया। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन का पूरा प्रोसेस था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरी तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन समझ आया होगा। आइए अब जिक्र करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पर। देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जिक्र करता है। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आर्टिकल, आपको आर्टिकल 61 याद रखना है। यदि आपसे किसी भी कंपटीशन में ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के अंदर वर्णित की गई है, उसमें वर्णन किया गया है। देखें, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान के अनुरूप अपना कार्य नहीं करता है, तो सिर्फ ऐसी स्थिति में ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है और महाभियोग की प्रक्रिया को चलाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो जिक्र करते हैं कि ये महाभियोग की प्रक्रिया किस तरीके से चलती है। देखें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जानी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पहले लोकसभा में ही पेश हो गई महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग से संबंधित विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आएगा पहले, ऐसा नहीं है। राज्यसभा से भी वो शुरू हो सकता है और लोकसभा से भी शुरू हो सकता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो आरोप है वो संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से। तो ऐसा विधेयक जो है वो संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। अब होगा क्या, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना है और उससे पहले संविधान का उल्लंघन करने के आरोप जो हैं वो आरोप राष्ट्रपति के ऊपर लग चुके हैं, तो अब ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जिस सदन ने ये आरोप लगाए हैं कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, वो सदन, उस सदन के 1/4 सदस्य, जितना टोटल नंबर ऑफ सदन के जो सदस्य हैं उन टोटल नंबर का 1/4, 1/4 जो सदस्य हैं वो हस्ताक्षर कर कर एक ऐसा प्रतिवेदन देंगे और साथ ही साथ राष्ट्रपति को उस आरोप का 14 दिन पहले नोटिस देंगे कि हम आप पर ये आरोप लगाते हैं कि आपने संविधान का उल्लंघन किया है और आप पर महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन के बाद शुरू की जाएगी। तो यहाँ राष्ट्रपति को, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो उसके लिए जिस सदन के सदस्यों ने आरोप लगाया है उसके 1/4 सदस्य हस्ताक्षर कर कर राष्ट्रपति को एक 14 दिन पहले नोटिस देंगे। उसके बाद ही उन आरोपों पर सदन के अंदर कार्यवाही शुरू होगी। और देखें, जब ये किसी भी सदन में पहुंच जाता है तो महाभियोग का प्रस्ताव उस सदन में पास होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। यानी महाभियोग का जो प्रस्ताव है उस पर यदि 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाता है उस प्रस्ताव पर, यानी जितने वोट पड़ रहे हैं उसमें 2/3 बहुमत जो है ये साबित हो जाता है कि महाभियोग का प्रस्ताव ठीक है, तो उसे फिर वहाँ से पास होना समझा जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया गया था इस सदन में वो अब पारित हो चुका है, वो अब सफल हो चुका है और उसको पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। मान लेते हैं कि महाभियोग का जो प्रस्ताव था वो पहले लोकसभा में आ गया और वहाँ 2/3 बहुमत से वो पारित भी हो गया। अब दूसरे सदन में यानी राज्यसभा के अंदर वो
प्रस्ताव जाएगा। और राज्यसभा में जाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहाँ भी इस आरोप पत्र पर, इस प्रस्ताव पर, महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा के अंदर, वहाँ से वो 2/3 बहुमत के साथ पारित हो गया। अब दूसरे सदन के अंदर भी उसे 2/3 बहुमत चाहिए होता है। और मान लेते हैं कि राज्यसभा में भी महाभियोग प्रस्ताव पर 2/3 वोट पड़ जाते हैं और 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव जो है वहाँ पारित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उस विधेयक के पारित होने की डेट से ही, उस तिथि से ही अपने पद से हटना होगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति पर ये जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, इस पूरी प्रक्रिया में उपस्थित होने का, साथ ही साथ अपना प्रतिनिधित्व करने का, अपनी सफाई देने का भी पूरा पूरा अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव आया और वो पारित भी हो गया, दूसरे सदन में वो प्रस्ताव आया, वहाँ भी पारित हो गया, तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ महाभियोग प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अपनी उपस्थिति भी दर्ज करता है जब सदन में कार्यवाही चल रही होती है, और साथ ही साथ यदि उसे अपना पक्ष रखना होता है, अपना प्रतिनिधित्व रखना होता है, तो उसे पूरा पूरा हक है कि अपने ऊपर लगाए गए महाभियोग पर, अपने ऊपर लगाई गई महाभियोग की प्रक्रिया पर वो अपना एक्सप्लेनेशन रखे, अपना प्रतिनिधित्व करने का उसे पूरा अधिकार होता है। इसके बाद राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया पूरी होने के बाद आइए चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है। देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार हो गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र करता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नॉर्मली राष्ट्रपति का पद जो है वो 5 वर्ष के लिए निर्धारित है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक रहेगा। लेकिन यदि 5 साल से पहले राष्ट्रपति का जो पद है उसकी मृत्यु के कारण, उसके त्यागपत्र के कारण, या उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर उसे निष्कासित कर दिया गया है, या अन्य किसी कारण से, या अन्य कोई ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो खाली होने से लेकर 6 महीने के अंदर ही कराना अनिवार्य है। यानी राष्ट्रपति का पद जिस दिन खाली हुआ है उसके अगले 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करा दिए जाएंगे और राष्ट्रपति के चुनाव कराने के बाद नए राष्ट्रपति को उसका पद, उसका कार्यभार सौंप दिया जाएगा। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में जिक्र किया गया है। उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है आपको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।